बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान का ड्राइवर्स, वेटर्स, माली मुशीर, जाती उम्रा के मुलाजमीन और पुलिस कांस्टेबल्स के अकाउंट्स में अरबों रुपए ट्रांसफर करने का बड़ा इंकिशाफ। 7 बैंकों ने मशकूक ट्रांजैक्शन का डाटा नैब के साथ शेयर कर दिया। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से शरीफ खानदान और उनके फ्रंटमैनों को होने वाली मशकूक ट्रांजैक्शंस का बैंकों ने सारा भांडा फोड़ दिया। शरीफ खानदान के लिए जिस शख्स ने 4 अरब रुपए ट्रांसफर किए वो किस मुल्क में फरार हो चुका है, अरबों रुपए की ट्रांसफर किस लिए की गई और इसमें कौन कौन मुलाविस है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि अपने देखने वालों के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुकम्मल शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास, शाहिद खकान अब्बासी ने वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर भी गर्मा गर्म बहस होती रही। आज के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज की कार्रवाई का आंखों देखा हाल जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सीडीए हुक्काम की जानिब से गैर इंसानी सलूक, लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज को बेदर्दी के साथ बाहर फेंककर गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। पीटीआई की हुकूमत रोजगार देने की बजाय रोजगार ही छीनने लगी। हुकूमत का इस्लामाबाद के 86 गेस्ट हाउस ऐसे हैं जिन्हें बंद करने का फैसला। 10,000 अफराद के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया। ये मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बैरिस्टर फाहिद मलिक के कत्ल केस से मुताल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस मकतूल को इंसाफ दिलाने के लिए जोर लगाया, उसी की वजारत दाखिला ने फाहिद मलिक केस के मरकजी गवाह को गवाही देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। फाहिद मलिक केस में कौन कौन से पुलिस अफसरान मुल्जिमान के साथ मिलकर केस के गवाहों को हिरासा कर रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अरबों रुपए लूटने वाले तो नैब के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जबकि अरबों की करप्शन में मुलव्विस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक को हथकड़ियां ना लगाने की जुर्रत करने वालों ने सीनियर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया। क्लासा साहब, इससे पहले कि कोई सवाल हो, मगर जो अरबों रुपए की ट्रांसफर और इनके ट्रांजैक्शन का बड़ा इंकिशाफ है उसकी डिटेल आप ही देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। आमिर साहब, अब एक ये शरीफ ख़ानदान ही रह गया था कि जिनके बारे में ये था कि शायद वो नाम के भी शरीफ हैं और काम के भी शरीफ होंगे। तो इससे पहले तो ये जरदारी साहब का आ रहा था कि ये बहुत सारे जो उनकी जदादें थीं लोगों के नामों पे निकलनी शुरू हो गई थीं और जरदारी साहब ने कहा भी था कि साबित करके दिखाएं। अब ये पता चला है जो आज आपके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं कि ये गरीबों को लूटते तो हैं, मतलब हमारी पॉलिटिकल एलीट है, दुनिया भर में लूटती है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उससे बड़ा इस्तेसाल ये कर रहे हैं अपने घर के मुलाजमीन के नाम पे ये बैंक आप कह सकते अकाउंट्स खुलवा के उनके ज़रिए इन्होंने ट्रांजैक्शन करवाई हैं सर, और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन करें। जो घर में 15,000 रुपये पे इनका माली है, जो ड्राइवर है, जो कुक है, इवन वेटर, इवन पुलिस वाले, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा के शरीफ खानदान ने अरबों रुपए की उनमें मनी ट्रांजैक्शन करवाई हैं। और करवाई कहाँ से? हिल मेटल, ये जो ये एस्टेब्लिशमेंट थी जिसका नवाज शरीफ साहब का वो केस जो है ना चल रहा है, जो हुसैन नवाज साहब की थी। मैं ज़रा बताता जाऊँ, वही हुसैन नवाज साहब जिन्होंने 84 करोड़ रुपया उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया था अपने वाले साहब को, ये कह के कि ये बेटा जो है ना अपने बाप को गिफ्ट दे रहा है, और मियाँ साहब पूछते थे कि मैंने बेटे से कब तनख्वाह ली है, वो पूछते होते थे। अब ये आपके साथ नया एक्सक्लूसिवली हम ये आपके साथ यहाँ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं आमिर साहब कि यहाँ 7 बैंकों ने रिपोर्ट किया है सर। और आपके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं एक बड़ी इंटरनल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर ये ज़रा स्क्रीन पे दिखाएं अगर प्रोड्यूसर साहब, इसमें ये पता चलता है कि कैसे पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम को ये पाकिस्तान के पावरफुल जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं ये कैसे यूज़ और उनको अब्यूज़ कर रही हैं आमिर साहब। इससे पहले जैसे मैंने कहा जरदारी साहब का आया, फेक अकाउंट सामने आए, फिर यहाँ पे आपको तो फरियाल तालपुर साहबा का आया कि उन्होंने अपने या ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदी। अब हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान इनसे एक हाथ आगे किया है सर। उन्होंने तो दो उन्होंने किया था, इन्होंने तकरीबन 7-8 इन्होंने शुगर मिल, ये रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम पे सर इन्होंने यहाँ सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन करवाई हैं।
इन्होंने घर के मुलाजमीन थे उनके करवाई हैं, डॉक्टर थे शरीफ ट्रस्ट जो है सर उनके नाम पे करवाई गई हैं। मैं अब शुरू करता हूँ। मेन होता यह है कि जब से 9/11 के बाद 2010 के बाद एक लॉ बनाया गया था कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिस पे आपको शक हो किसी बैंक को, तो वो उनका फाइनेंशियल यूनिट है इनका ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि आपने उनको बताना होता है कि फ़लाँ अकाउंट में से कुछ ऐसी सस्पेक्टेड किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिन पे हमें शक है, ज़रा इनको चेक करें आप कि सिर्फ हमारे साथ हो रहे हैं, कुछ और बैंकों में भी हैं। एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर एक यहाँ पे रिपोर्ट हुई और मसूफ का नाम है मलिक मकसूद अहमद, सन ऑफ मलिक नियाज अहमद। ये मसूफ जो है जनाब, इनके बारे में आके यूनाइटेड बैंक ने UBL ने 27 अप्रैल 2017 को एक उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते अलर्ट जारी किया और उसमें ये कहा कि जनाब कि हमें थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि इनका अकाउंट जो था जब ये इन्होंने ओपन किया था मकसूद एंड कंपनी के नाम से, हमें तवक्को थी कि महीने का कोई 10 लाख रुपया दे देगा अगर मकसूद एंड कंपनी है। तो उन्होंने कहा जनाब ऑल ऑफ सडन इसमें करोड़ों की ये ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई हैं, कभी किसी से निकाल रहे हैं, कोई डाल रहा है, कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, ज़रा इसको चेक करें कि मकसूद अहमद साहब ये कौन है और क्या कर रहे हैं। UBL ने एक अलर्ट जारी किया और जब इसमें फर्दर उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू की आमिर साहब, तो 900 के करीब इनकी ट्रांजैक्शन अलर्ट निकले दूसरे बैंकों में भी, ये सिर्फ UBL का नहीं था। तो 2017 है जबकि नवाज अभी की शरीफ बात की अपनी हुकूमत थी जनाब, ये उस वक्त की बता रहा हूँ मैं, ये उस वक्त के काम जारी हो रहे थे। और जो मकसूद साहब हैं, मलिक मकसूद अहमद साहब हैं, इनके UBL ने जनाब रिपोर्ट की जो मशकूक ट्रांजैक्शन, उन्होंने कहा जनाब इनकी 379 के करीब हैं और MCB ने रिपोर्ट की 168 हैं। हबीब बैंक ने कहा कि एक हुआ वहाँ पे बैंक, अल फलाह ने आके 85 कहा, हबीब बैंक ने कोई 169 के करीब, मिज़ान बैंक ने कोई 88 तकरीबन, टोटल ये 900 के करीब जनाब आमिर साहब ये बनती थी ये ट्रांजैक्शन जो है जो यहाँ से इन्होंने की मशकूक की। इसमें टोटल जो उन्होंने अमाउंट आके ये सिर्फ UBL के ज़रिए की 1.4 बिलियन। अब UBL ये तवक्को कर रहा था कि साल में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होगी। 1.4 अरब रुपया 900 ट्रांजैक्शन में नवाज शरीफ के अपने दौर में जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिर्फ मैं अब UBL का बता रहा हूँ, बाकी 6 बैंकों का नहीं बता रहा। टोटल का 4 बिलियन बनता है, जिससे बैंक ये समझ के बैठा हुआ था कि हमें यहाँ से महीने का 10 लाख रुपया मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उस शेयर के बच्चे ने जनाब वहाँ से 4 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई, 900 मशकूक। उस पर ये साथ इन्होंने क्या काम किया, जो ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई इन्होंने फौरी तौर पर उस अकाउंट को कर दिया बंद, अकाउंट को बंद कर दिया कि जनाब कि जितना इस्तेमाल करना था हमने पैसा अगर इधर उधर पार करना था दूसरे बैंकों में वो हमने कर लिया, अब इसको हम आके कर देते हैं बंद। अब ये पता चला ये चला आमिर साहब कि इनका तल्लुक जाके निकला शरीफ फैमिली से। और मज़े की बात है ये मकसूद साहब हैं जिनके अकाउंट में 4.3 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन की गई हैं, जिनके ताने बाने जाके मिले हैं उसे शरीफ ख़ानदान से। उसमें पता ये चला मसूफ खुद 5 मरले के मकान में ये किराए पर रहते हैं, 5 मरले का मकान और किराए पे रहते हैं मकसूद साहब, जिनके अकाउंट में 4.3 बिलियन रुपीज़ की 7 बैंकों में यहाँ पे जिनकी ट्रांजैक्शन हुई हैं, 900 जिन पे अलर्ट जारी हुए हैं, वो जो हैं किराए के मकान में रहते हैं 5 मरले पे। अच्छा, ये सारा डाटा शेयर किया गया जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी नैब के साथ। जब उन्होंने फर्दर आगे इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो मकसूद साहब हैं मुल्क से हो गए फरार, भाग गए। अब आप पूछेंगे वो कौन से मुल्क में है सर? आमिर साहब सऊदी अरेबिया नहीं सर, कतर, दुबई। तो मकसूद साहब इस वक्त जनाब 4.3 बिलियन की ट्रांजैक्शन करके ऑन बिहाफ ऑफ इनके शरीफ खानदान के वो यहाँ से आगे निकल गए। अच्छा, यहाँ पे उनकी और बड़ी अमाउंट है, डिटेल है, अगर पूरा का पूरा आप वहाँ पे आप उस पर दिखें। अब मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने चेक किया कि ये टेलीफोन नंबर जो थे मकसूद साहब के, ये नंबर जो मकसूद साहब के कहाँ से, उनका ये पता चला कि ये मुख्तलिफ नाम से उन्होंने ये नंबर जो है ना सर वो उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। कोई नंबर उनका नाम का है मकसूद साहब का, कोई मसरूर अनवर के नाम से था, कोई शहबाज साहब हैं जो लिंक हो रहे हैं, कोई वहाँ पे उसके नवाज साहब थे, मुजम्मिल साहब थे, जिनके फ़ोन नंबर थे, जिनकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो उन्होंने आके ये उन्होंने मशकूक की थी। और उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों को मुख्तलिफ उन्होंने अपने टेलीफोन उन्होंने नंबर्स दिए हुए थे, जिनके नंबर्स की डिटेल्स भी हम आपके साथ यहाँ पे आके उसमें शेयर कर सकते हैं। और ये जो है एक और भी था वहाँ पे कि एक वहाँ मसरूर अनवर साहब थे, वो मसूफ जो हैं वो भी मुजम्मिल रज़ा के साथ मिल के वो भी ये ट्रांजैक्शन जो है वो रमज़ान शुगर मिल में कर रहे थे सर। अब रमज़ान शुगर मिल अब इनकी है सारी की सारी। आगे जब हम जाते हैं टैक्स की डिटेल्स, रमज़ान शुगर मिल जो है वो सलमान शहबाज चलाते थे, उसमें सारे ख़ानदान के शेयर्स हैं जनाब। अब ये मैं आपको थोड़ा सा उसी पे ले कर आता हूँ। अब इन्होंने क्या काम किया, पूरे ख़ानदान की वो होना शुरू हो गई, इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है बैंकिंग में।
अब फर्दर इन्होंने क्या काम किया मैं जल्दी से आपको बता दूं। हबीब बैंक ने, अगर इमरान खान साहब चाहें तो उनके खिलाफ केस हो सकता है हबीब बैंक पे। हबीब बैंक वो है, ज़रा जहन में रखें कि जिन्होंने ये 22 अरब रुपए अमेरिकन ने इनको फाइन किया था इसी साल, जब इन्होंने वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने वहाँ पे उनको अलर्ट नहीं दिए थे। वो अमेरिकन 22 करोड़ 22 करोड़ डॉलर था सर। अच्छा 22 करोड़ डॉलर था। हाँ 220 ये करोड़ डॉलर था, उसको ये कन्वर्ट करें तो 22 अरब ये रुपए बनते हैं सर, जाके 22-24 अरब रुपए जुर्माना थे। और हबीब बैंक ने पे किया, एडमिट किया इन्होंने। हबीब बैंक में क्यों जुर्माना हुआ था वहाँ पे कि तुम लोगों ने वहाँ पे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन थे अमेरिकन के, उसके तहत जब यह मशकूक ट्रांजेक्शन हूँ आपने अलर्ट भेजने होते हैं, जैसे यहाँ भेजने होते हैं। ये अल राजी बैंक का आपको पता है वो दरमियान में स्कैंडल आया था जिसमें जो अलकायदा की ये मशकूक जो ट्रांजैक्शन थी वो जो राजी सऊदी अरेबिया का बैंक था वो सारा हबीब बैंक के साथ वो डील करता रहा। और नवाज शरीफ साहब के पैसे भी उसी अल राजी बैंक के जरिए उनकी ट्रांजैक्शन भी शो हुई थी। सो हबीब बैंक बाकायदा मिला हुआ था। ये जो हिल मेटल वाला केस है इसमें अल राजी बैंक से ट्रांजैक्शन नवाज शरीफ साहब ने जो करवाई थी वो उसमें हबीब बैंक मुलविस था। 22 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। इनको जुर्माने के बावजूद अब हबीब बैंक को, मुझे नहीं पता शरीफ खानदान के साथ इनकी क्या मोहब्बत है, इन्होंने जैसे अमेरिका में किसी को नहीं बताया था कि हमारे पास ये आए और 22 अरब रुपए जुर्माना करवाया, इन्होंने यहाँ पे भी स्टेट बैंक को नहीं बताया सर। इन्होंने मशकूक अपने नहीं बताया। यूबीएल ने आके अलर्ट जारी किया 900 ट्रांजैक्शन का, हबीब बैंक ने नहीं बताया, जिस पे ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जनाब कि इनका काम था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत इनको बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। खैर अब क्या हुआ सर आमिर साहब, ये तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को जो पैसे आते रहे 84 करोड़ रुपया उनको वहाँ से भेजा गया, फिर मरियम नवाज के अकाउंट में गया, वहाँ से फिर पैसे जो है नवाज शरीफ के अकाउंट में गए, फिर मुस्लिम लीग के अकाउंट से 4 करोड़ रुपए ये उन्होंने आके नवाज शरीफ को उन्होंने शिफ्ट किए, हुसैन नवाज से ट्रांजैक्शन हुई। ये चीज़ें हमें पता है पहले, वो नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि बेटे से मैं लेता रहूँ। अब इसमें मज़े की चीज़ है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम आ रहा है आमिर साहब, और उनका मशकूक ट्रांजेक्शन में इनके खानदान में कोई फजलदाद अब्बासी साहब हैं और मसरूर अनवर, ये पैसे जमा करवाते रहे। और ये उन दिनों में यहाँ पे इनके अकाउंट्स में पैसे जमा होते रहे जब आशियाना स्कैंडल चल रहा था, और उसका जो यहाँ पे इन्होंने देने थे आके कंट्रैक्ट देने थे जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, ये पीरियड उन्हीं से मिल रहा है जब मसरूर अनवर साहब और यहाँ पे फजलदाद अब्बासी साहब इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहे थे। उन्हीं दिनों में आशियाना वाली सारी वो कंट्रेक्चुअल चीज़ें हो रही थी। सो ये भी उन पे शक किया जा रहा है कि ये उसके साथ मिल रहा है कि पैसे जो आ रहे थे, ये जो फ्रंट मैन थे मसरूर अनवर फजलदाद अब्बासी साहब जो हैं शायद पैसे ये वहाँ से आ रहे थे। अब मैं बताऊँ कि इनके बंदे कौन कौन थे आमिर साहब। अब जो बैंक के रिकॉर्ड हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारी, और इसमें स्टेट बैंक के भी, इसमें जो इंटरनल इनका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें अंजम इकबाल साहब थे सर, उनके हबीब बैंक से 2013 से 2017 के दरमियान हिल मेटल से 17.5 करोड़ भिजवाए गए। हिल मेटल का अब उसके साथ क्या ताल्लुक है अंजुम इकबाल साहब के साथ, ये तो शरीफ खानदान की है, उनके अकाउंट में 17.5 करोड़ आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद और 272 दफ़ा इनको पैसे भेजे गए हैं वहाँ से, 272 दफ़ा इनको ट्रांजैक्शन की गई हिल मेटल से, वहाँ से हुई हैं। अच्छा, फिर ये हैं ये मसूफ जो हैं बैंक रिकॉर्ड के मतलब अंजुम साहब जो हैं हिल मेटल के ये उसके एडमिन ये उसके मैनेजर हैं सर यहाँ पे। अच्छा, हिल मेटल से ये पैसे आगे किसने वसूल किया सर, वो मज़े के हैं। अंजुम इकबाल साहब जो हैं जिनका भी हमने बताया जो मैनेजर थे जिनको हिल मेटल से वहाँ से पैसे आ रहे थे, इन्होंने आगे वजीर आजम हाउस के ड्राइवर ये पन्नू खां के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। क्या बात है। अब पन्नू को पता ही नहीं होगा हमारे पन्नू शहजादे को कि उसको करोड़ों का वो न करोड़ पुन्नू सर, वो पुन्नू की तो बड़ी आपको मोहब्बत की दास्तान है। बेचारे पुन्नू के साथ यहाँ फिर हाथ हो गया है कि पुन्नू को नहीं पता होगा कि पुन्नू के अकाउंट में जहाँ वज़ीर आज़म ड्राइवर के जो थे उनके अकाउंट्स में हुई। फिर वहाँ पे अंजुम इकबाल साहब ने सेम जिनको पैसे आए 272 दफ़ा बाहर से, इन्होंने पंजाब पुलिस का कांस्टेबल नदीम सरवर उनको पैसे भेजे। अब नदीम साहब भी वहीं पे स्टैंड करते हैं पुन्नू की तरह कि उन्हें भी पता नहीं जी रेवेंट पे। अच्छा, इसके बाद हिल मेटल से इन्होंने कांस्टेबल जो है एक और कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के अकाउंट में पैसे शिफ्ट करवाए सर। अब अच्छा, इसके बाद एक और ड्राइवर थे कांस्टेबल थे औरंगजेब अख्तर, उनको अंजुम इकबाल साहब ने पैसे भेजे। अब ये देखें ड्राइवर ये पुलिस वाले अब ये आ रहे हैं पहले अंजुम। मैं तो सोचता हूँ सहाफत की बजाय इनके यहाँ अगर ड्राइवरी मिल जाती तो मेरा वैसे बनता तो यही है। अब जरा ये दोबारा एक दो हमें समझाऊं कि वहां से हिल मेटल से बाहर से पैसा आ रहा है, वो यहाँ पे अंजुम इकबाल साहब के अकाउंट में आ रहा है। 272 दफा ट्रांजैक्शन हुई। अंजुम इकबाल साहब आगे किन को पैसे भेज रहे हैं, वजीर आजम हाउस के पन्नू खां को भेज रहे हैं जनाब वजीर जो रेवेंट पे था उस वक्त। उसके बाद पंजाब पुलिस के कांस्टेबल नदीम सरवर को भेज रहे हैं, एक और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के अकाउंट में भेज रहे हैं, एक और कांस्टेबल ड्राइवर औरंगजेब
आपके अख्तर उनके अकाउंट में भेजें, देखें ये मनी ट्रांसफर कैसे हो रहे, कैसे पार्किंग हो रही है पैसे की सर। इसके बाद जनाब उन्होंने अंजुम अकील साहब ने हिल मेटल से करोड़ों की वसूलियां लेके ये इनका सरमाया शरीफ ट्रस्ट एजुकेशन कम्प्लेक्स में भी शिफ्ट करते रहे सर। इसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट थे इनके उबैदुल्ला साहब, उनके हुए। फिर ये सारा पैसा हिल मेटल से आ रहा है, ये हुसैन नवाज साहब भेज रहे हैं सारे का सारा। इसके बाद एक वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजिम है मोहम्मद सलीम, उनके अकाउंट में पैसे जनाब ट्रांसफ़र किए गए सर। इसके बाद एक और अकाउंटेंट है मोहम्मद अनीस, उनको भी पैसे किए जाए। और हुसैन नवाज के मुलाजिम है मोहम्मद हनीफ खान, उनको भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और वो जो हनीफ खान साहब हैं उन्होंने 2010 और 2015 के दरमियान 128 ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में हुई है सर। और मोहम्मद हनीफ साहब जो 4 करोड़ से ज़्यादा उनकी ट्रांजेक्शन जो है ना वहाँ पर हुई है। एक और अच्छा, मोहम्मद हनीफ जो हैं उन्होंने अपने आप को डॉक्यूमेंट जो है शरीफ ख़ानदान का मेडिकल का जो इनका प्रोजेक्ट उसका PRO और रमज़ान शुगर मिल का उन्होंने अपने आप को मुलाजिम जाहिर किया हुआ। अच्छा, मैं ये बताता जाऊँ, ये मकसूद साहब जो हैं, जो मैंने शुरू में बताया था 4 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हुई, इन्होंने अपने आप को शुगर सप्लायर के तौर पर इन्होंने आपने जाहिर किया था कि रमज़ान शुगर मिल को जो है ना मैं वहाँ से सप्लाई वगैरह गन्ना वगैरह चीज़ें करता हूँ तो वो पैसा मेरा आएगा। सो लिंक उनके साथ ये था कि ही वॉज वर्किंग विद रमज़ान शुगर मिल जो 4 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करके आके दुबई उसमें भाग गए हैं सर। अब ये है कि एक डॉक्टर आसिम साहब हैं सर, उनके अकाउंट में जो पन्नू खां को पैसा आया था, पन्नू खां का पैसा कहाँ गया जरा वो अब आप पूछे ना कि पन्नू खां इतना तो नहीं हो सकता। सस्सी जानती होगी पन्नू के पैसे की जानती होगी या शरीफ फैमिली जानती होगी वो पैसा कहाँ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेचारे पन्नू खान के अकाउंट में जो करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो पैसा कहाँ गया, या तो सस्सी बताएगी या फिर शरीफ फैमिली बताएगी। एक छोटी सी ब्रेक की जा रही, बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, पुन्नों के पैसे कहाँ पर गए? सस्सी तो मानो मट्टी तले जा सोई है, शरीफ फैमिली कुछ बोलने के काबिल नहीं रही, आप ही बता दें उसके पैसे कहाँ गए हैं। अच्छा सवाल है। अब जनाब आप ये लोग पूछेंगे पन्नू खान साहब जो हैं वो तो करोड़पति नहीं बन सकते, तो वो पैसा किधर गया सर? अब डॉक्यूमेंट ये शो करते हैं, एक डॉक्टर यहाँ पे आसिम महमूद साहब हैं सर, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं माशाल्लाह, तो वो जो मसूफ़ हैं शरीफ वो कम्प्लेक्स एजुकेशनल कम्प्लेक्स वो चलाते हैं, वो मतलब उसके साथ अटैच है। अब जो पन्नू खां के पैसे थे वो उन्होंने जनाब उठा के वो जो पन्नू खां को कहा गया कि आप अपने पैसे जो ना डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट में जमा करवाएं, तो साहब फिर खुद ऑपरेट कर रहे हो, तो पन्नू बेचारे को क्या पता, जिसे सस्सी नहीं संभालेगी उसे अकाउंट थोड़ा संभालना था। सस्सी तो सोई रह गई थी, पन्नू को उठा के ले गए थे तो पन्नू साहब के फिर यहाँ से अकाउंट पूरा का पूरा ले गए जनाब, उसको पता ही नहीं होगा ट्रांजैक्शन हो रही है। तो जनाब डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट में वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजिम पन्नू खान ने 9 सितंबर 2016 को 18 करोड़ पे जमा करे। पन्नू खान के पास 18 करोड़ था और वो मुलाजमत वज़ीर आज़म हाउस में कर रहा था सर वहाँ पे। और उसके बाद उन्हीं डॉक्टर आसिम के अकाउंट में उन नवाज शरीफ साहब के एक और मुलाजिम सलीम साहब ने 5 करोड़ पे जमा करवाए। ये कहानी कैसी है वैसे? मेरा तो अब अपना दिल ये चाहने लग गया, हम कहाँ फंस के बैठ गए सर, ये पैसा किधर पड़ा हुआ है मेरे साहब। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर आसिम महमूद साहब ये दावा करते हैं कि बेगम कलसूम नवाज के दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, इनका डॉक्टर आसिम जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कंफ्यूज ना करें। वो बड़ी शाह हैं, उन बेचार वो करोड़ों में थोड़ा खेलते हैं, वो तो अरबों में, ये भी 4 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब, डॉक्टर आसिम के अकाउंट में वो पुन्नू का पैसा भी आ रहा है, सलीम साहब भी जमा करवा रहे हैं, हिल मेटल का वगैरह सारा पैसा। अब हिल मेटल का ये हो रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई गार्ड है, कोई अकाउंटेंट है और कोई पुन्नू है। अब इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर आसिम के अकाउंट से जाती उमरा का जो एग्रीकल्चर फार्म है इंचार्ज मोहम्मद असलम, उसने 10 करोड़ पे निकलवाए वहां से, ये उस डॉक्टर आसिम के अकाउंट से 10 करोड़ पे उसने निकलवाए। और जाती उमरा के साबिक वजीर आजम हाउस के वेटर लियाकत खान ने 5 करोड़ पे भी निकलवाए वहां से। वेटर भी पाकिस्तान में ऐसे कहते हैं गरीब मुल्क है सर जी, ये दुनिया जेलस होती है, जलती है हमसे। देखो हमारे वेटर के अकाउंट से यहाँ पे 5 करोड़ पे निकले हैं सर जी, निकलवाए उसने बैंक से। अच्छा, इसके बाद एक और वेटर है इसी डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट से, जाती उमरा साबिक वजीर आजम हाउस था उस वक्त, उसको स्टेटस दिया हुआ था उन्होंने, उसके एक और वेटर करामत अली ने भी 5 करोड़ पे निकलवाया सर। क्या बात है, वेटरों के देखे 5-5 करोड़ के उनकी लगी हैं। इसके बाद उनके ड्राइवर थे वजीर आजम के, साबिक वजीर आजम हाउस के, उनका नाम है शाहिद फरूक साहब, उन्होंने 2.25 करोड़ पे निकलवाए। ये डॉक्टर आसिम के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रही हैं सारी। और डॉक्टर आसिम महमूद के अकाउंट से वजीर आला हाउस के मुलाजिम ज़हूरुल हक ने 2 करोड़ पे निकलवाए सर।
ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं, हिल मेटल का पैसा जो बैरून मुल्क से ट्रांजैक्शन हो रही हैं आ रहा है, मुख्तलिफ मुलाजमीन के नाम पे पहले पार्क किया गया, पार्क करने के बाद मुलाजमीन को कहा गया डॉक्टर आसिम के अकाउंट में आप पूल करो, वहां से मुख्तलिफ लोगों को कहा गया कि तुम जो अब पैसे निकालो, और हमने यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर वीजा कटवा के उनको दुबई दौड़ा दिया गया, दुबई दौड़ा दिया गया। फिर इनके माली मुशीर हैं रजाक साहब, उनको हिल मेटल से भी 3 करोड़ 70 लाख रुपए भेजे गए, उनको 53 ट्रांजेक्शन हुई सर। ऐसे ना इनके अकाउंटेंट थे अनीस साहब, उनके HBL के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया उनका शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया। हिल मेटल्स के अल राजीव बैंक के जरिए ये जो अनीस साहब हैं, इनके अलाइड बैंक सॉरी इनका HPL है जी HPL अकाउंट में है, जी इनका पैसा इसमें पैसा भिजवाया गया। फिर इनके हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से एहसान को लतीफ़ साहब हैं, उनके अकाउंट में 3.5 लाख भेजे गए। और फिर कोई यहाँ पे फजीला मंसूर साहबा हैं या मंसूर साहब हैं, उनके अकाउंट में 4,90,000। इसी तरह हिल मेटल से या नजमुद्दीन तूर के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए भेजे गए। और लास्टली मैं बता दूं कुछ और ट्रांजैक्शन जो हुई हैं सर, वहाँ से इन्होंने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से की गई हैं, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और जो मशकूक करार दिया गया है, जो अब ये कह रही है आपकी ना स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, इनका फाइनेंशियल इनका मॉनिटरिंग यूनिट जो कह रहा है कि यहाँ एहसन ये लतीफ़ साहब के अकाउंट में पैसे हुए, फजीला मंसूर हैं, नजमुद्दीन तूर हैं, इसके बाद एक यहाँ पे नेटवर्क है उसका नाम नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद सनूबर साजिद हैं, जनाब शहद आपके रैस साहब हैं, आपके उज़ैर जहाँ अल्ताफ़ साहब हैं, वहीदुल हक साहब हैं। ये वो सारे लोग हैं जनाब जिनके अकाउंट्स में इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है सर ट्रांसफ़र करवाए हैं। कोई वेटर था, कोई माली था, कोई शुगर सप्लायर था, कोई आपका ड्राइवर था, अकाउंटेंट था। ये पाकिस्तान की लास्टली सर, ये पाकिस्तान की इस इलीट की कहानी है जिन्हें खुदा ने इज़्ज़त दी थी, इस मुल्क का बादशाह बनाया था। अरबों खरबों रुपए के जो मालिक हैं, और उनकी वारदातें देखें, उनके काम देखें, और उनके दाद में उनके हामियों को देता हूं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं जनाब कि कोई किसी ने कोई गलत नहीं किया, और किसी को अगर आपने पकड़ा जमहूरियत खतरे में है। इस मुल्क में इतनी सारी करप्शन के बाद आमिर साहब, मुझे तो जमहूरियत के मुस्तकबिल से बड़ी शदीद किस्म की मायूसी हो चुकी है। इतने करप्ट अगर ये चीज़ें जो सामने ये मुबैना तौर पर अब तक आई हैं, और स्टेट बैंक की आई हैं, उसके बाद भी इस मुल्क में अब मैं क्या कह सकता हूँ। और $40 अरब का इन्हीं के दौर में लोन भी लिया गया था कि पैसे नहीं हमारे पास। फालूदे वाले की स्टोरियाँ चलती रहीं, तो अब देखेंगे कि ये जो ड्राइवर की, कुक की, वेटर की, अकाउंटेंट की, ये जो जाती उम्रा में काम करते रहे हैं या वहाँ इनके घरों में काम करते रहे, उनके उससे ये अरब आ रहा है, तो ये स्टोरियाँ कितनी बनती हैं। पर मैं इसकी ज़रा सियासी तशरीह कर दूँ कि ये जो सवाल पूछा जाता है ना कि मरियम बीबी खामोश क्यों हैं, नवाज शरीफ साहब बोलते क्यों नहीं हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये जो अल अजीज़िया स्टील मिल है और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो 2 केसेस हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग केसेस हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब इसमें एवनफील्ड अपार्टमेंट में तो बच गए, जमानत हो गई, इसमें वो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नाहल जब हुए थे तो उन्होंने एक जुमला पकड़ लिया था कि मुझे अपने बेटे के बुलाया था, उसके ऊपर कामे के निकाल दिया, और जो है ना पनामा का तो कुछ नहीं निकला, कामे पे निकाल दिया। और ये एक मंत्र है उनका, बार बार आज भी असम्बली के अंदर चल रहा था कि एक करप्शन, एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई, अदालतों के फैसले में भी आ गया। एवनफील्ड अपार्टमेंट में उनका बुनियादी जो जिससे उनको बेल मिली थी वो ये अकाउंट था कि जनाब आप पे 12 सबूत तब चला जाता है कि एक आपने लिंक इस्टेब्लिश करना होता है कि इस अकाउंट से चले पैसे, इस ड्राइवर के अकाउंट से चल के यहाँ नवाज शरीफ के अकाउंट में आए। ये आपने लिंक एस्टेब्लिश करना होता है कि पैसे पहले पैसे का होना, फिर उस ट्रेल का साबित करना। सो ये जो आपने बताई है ना भी तफसीलात, ये बुनियादी तौर पे मनी ट्रेल है जो कि डायरेक्टली हिल मेटल से चली है। और याद रहे कि एवनफील्ड में नवाज शरीफ साहब कहते रहे मेरा नहीं, मेरे बच्चों का ताल्लुक है, वो कामे में भी मेरा ताल्लुक नहीं है। ये डायरेक्टली हिल मेटल से पैसे निकले और ये हबीब बैंक में गए, वहाँ से चार्टर्ड बैंकिंग के उस पर आए, और यहाँ से पैसे डायरेक्टली इनके बच्चों में और मरियम बीबी के 78 करोड़ रुपया मरियम बीबी के अकाउंट्स में भी गया। सो वो जो अल अजीज़िया और हिल मेटल जो कंपनियां वहाँ बनी थी, ये नहीं ये बता सके कि उनका पैसा कैसे गया था, क्योंकि कतरी लेटर को ये डिसऑन कर चुके हैं। अभी कतरी लेटर का इस मुकदमों की डिफेंस में इन्होंने खुद भी जिक्र नहीं किया, तो ये नहीं बताएगा कि वो पैसा वहाँ कैसे गया और ये बड़े बड़े कारखाने कैसे लगे। पर वहाँ से जो पैसा आया
उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी हुई। और ये वेरियस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं कि आते रहे जाते रहे, पैसे यहाँ से वहाँ कैसे जाते रहे और वहाँ से कैसे आते रहे, ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। दरमियान में जिक्र आया था अल राजी बैंक का। अल राजी बैंक जो था सऊदी अरेबिया का, ये अमेरिका में ये पकड़ा गया था। और हमारा हबीब बैंक, उसमें ये जो 22 अरब रुपए का जुर्माना जो हुआ था, उस बैंक के अंदर जो है ड्रग के पैसे भी आते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के बेताशा पैसे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बड़ी बदनामी हुई थी, हबीब बैंक की बड़ी बदनामी हुई थी। और ये डिपॉजिटर्स के पैसे में से ये जुर्माना दिया गया, वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। पर उससे बड़ा स्कैम ये था कि पाकिस्तान अमेरिका से जो पैसे सऊदी अरेबिया से नवाज शरीफ साहब के जो आ रहे थे, वो न्यूयॉर्क आ रहे थे, न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आ रहे थे। सो एक डायरेक्टली लिंक कि जिसकी वजह से पहले फैसलों में बचते आ रहे थे, इसके अंदर क्योंकि वो लिंक जो लवाजमात रखी गई थी अतर मिनल्ला साहब के फैसले में कि ये लवाजमात मौजूद नहीं है, इसलिए मैं बेल देता हूं, तो इसमें वो लवाजमात पूरी नजर आ रही है कि पैसा ए से जी तक आ रहा है और पैसे की पूरी तफसीलात भी हैं और डायरेक्टली बेटे के अकाउंट से इधर आ रहा है। अब बेटे का ये नहीं पता कि उसके बाद दौलत कैसे आई थी, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस रखते थे। अब इन्होंने बताना था कि जनाब ये पैसा जो है मेरे बच्चों के पास कैसे आया, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे उससे पहले। तो इन्होंने जो, क्योंकि अल अजीजिया में तो ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग्स खत्म होने की जानिब हैं, तो इन्होंने वहां पे नहीं कुछ बताया। फ्लैग ये जो हिल मेटल है, हिल मेटल से डायरेक्टली ये ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं। सो ये आगे जो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इनकी रोशनी में ये जो अब इकरार साहब ने तफसीलात बताई हैं, उसके बाद ये खामोशी की वजह अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इट इज अंग्रेजी में कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, ये नविश्ता है दीवार, सामने लिखा हुआ है यूं करा कि यहाँ हम नहीं बचते, इसीलिए बोल नहीं रहे। आपने असेंबली की भी बात की थी, असेंबली से आगे बढ़े। असेंबली में आज मजे की बात है, इसी से रिलेटेड आज गुफ्तगू होती रही कि साद रफीक साहब क्योंकि पकड़े गए थे, तो उस वजह से फिर वो शोर मचाया गया और सारा बयानिया यही था कि देखें जी हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गया, देखें जी नवाज शरीफ साहब की आज दोबारा रिपीट किया गया कि एक पाई की जो है ना, उनकी कौड़ी की भी जो है ना करप्शन साबित नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि जब ये सारी बहस हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब 1 मिनट के लिए खड़े हुए और उन्होंने 2 मिनट के लिए, वो उनके लिए ये सारा सेशन इसलिए है कि जेल से छुट्टी मिल जाती है, आराम से वो सूट पहन के आ जाते हैं और बातें शातें करते हैं, टहल लेते हैं। मगर उन्होंने कोई धुआंधार तकरीर वो जो होती थी ना, ये जो हिल हिल के उंगली कर करके वो जो करते थे, वो उंगली बिल्कुल जो है ना यूं करके बैठ गई और वो जेब में डाल लेते हैं, हाथ से जेब से हाथ ही नहीं निकलता कि कहीं ये उंगली यूं ना हो जाए। बड़ी पोलाइट सी उन्होंने 2 मिनट जेंटलमैनली गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद चुप करके अपने दफ्तर में जाके बैठ के वो कॉफ़ी चाय पीते रहते हैं, वो नहीं बाहर निकलते। अब जो है शाहिद खान अब्बासी साहब जो है ना, वो संभाले नहीं जाते आजकल, और वो जो है उनका ये शुरू यहाँ से करते हैं कि मेरे से करें, मेरे से करें। वो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे से हो चुकी है ये जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वो ब्रेक की थी खबर कि इनके ऊपर जो है पहले तो वो वाला क्लास साहब बता चुके हैं, एंग्रो वाली जो अपने दौर में इन्होंने दबा ली थी, वो सेनेट में भी उसकी वो इंक्वायरी शुरू हो गई है, नैब में भी खुल चुकी है। अब नया जो इन्होंने एंग्रो के जो इमरानुल हक साहब थे, जिन्होंने वहां से बैठ के पीएसओ से नेगोशिएट किया, उनको पीएसओ में लेके आ गए और 70 लाख के करीब उनको तनख्वाह दी, पर्क्स मिला के कुछ 37 लाख तनख्वाह बाकी पर्क्स में, और उन्होंने अपनी ही डील को वहां पे इंप्लीमेंट करवाया और अपने हाथ से इन्होंने ना उनकी सारी जिस तरह नौकरी की गई तो उस पे इनके ऊपर वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे वो पहुंच गई है और उसका एक रेफरेंस बन सकता है। तो वो संभाले नहीं जा रहे थे और वो नजर आ रहा था, इसलिए ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि उनका भी उनको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट उनकी गिरफ्तारी की पॉसिबल है। हाँ, ये पॉइंट जरूर मैं कंसीड करता हूं कि पीटीआई के लोगों के जो केसेस हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था कि वहां गिरफ्तारियां नहीं हो रही, ये बिल्कुल ठीक है कि अलीम खान पे कोई केस नहीं हो रहा, उसके बाद खटक साहब पे, परवेज खटक के ऊपर वो जो है चीफ मिनिस्टर को बुलाया हुआ था, परवेज खटक के ऊपर जो है, आजम खान के ऊपर जो इनके सरकारी मुलाजमीन जो इनके काफी
सारे उनके थे जो इनके साथ थे, वो अब इनके साथ आ गए हैं। जब पीटीआई मिनिस्टर जो केपीके को बुलाया हुआ था नायब ने, जो नून लीग के साथ काम करते थे, अब इनकी गवर्नमेंट में जो चीदा पोजीशनों पे लग गए हैं, उनके खिलाफ भी जो है ना नैब भी लग गया और कोई गिरफ्तारियां नैब के सर। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वन साइडेड हो रही है, जिससे कि उनकी केस भी उनको ये मौका मिलेगा पॉलिटिसाइज करने का, और मौका मिल रहा है। वो बिल्कुल हक बजाने में ये कहने में कि देखें एक ही तरफ के लोग बुरे हैं तो इनकी तरफ के जो हैं, हालांकि इनकी तरफ के जो केसेस हैं उसका स्केल का फर्क है, मगर क्योंकि वन साइडेड गिरफ्तारियां हो रही हैं सो उनका एक बिल्कुल केस उसमें बनता है। अब क्विकली मैं कह दूंगा, इनको सारों को काउंटर करने के लिए एक ही आदमी काफी है, उसका नाम है फवाद चौधरी। फवाद चौधरी अभी उन्होंने गुफ्तगू शुरू ही नहीं की होती, वो सिर्फ खड़े ही होते हैं तो वो एकदम से जो है ना वो पूरे, अब हालांकि इतने इतने बड़े राना सनाउल्लाह, इतनी इतनी बड़ी मूछों को वो ताव दिए जाते थे, इतने इतने बड़े ख्वाजा से इतने इतने बड़े 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 बोलने वाले थे, पर मैं देखा है एक ही वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड इज फवाद चौधरी। वो जब खड़े हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो वैसे ही वो सारा माहौल ही चेंज हो जाता है, वो सब खड़े हो जाते हैं, सब वो गुफ्तगू शुरू हो जाती हैं। मगर उन्होंने आज जो है ना अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जनाब हमें आप क्यों नैब का कहते हैं, नैब के चेयरमैन आपने लगाए हुए हैं, ये वही मुकदमे हैं जो पहले से चल रहे हैं, जो कि कहना चाहिए इनको पीटीआई को वही बात। और शफकत महमूद ने भी वही बात रिपीट की कि ये ना करें कि जी ये देखें ये पार्लियामान का वो किया जाए, ये फिर नैरेटिव ये आ जाता है ना कि ये मुकदमात से जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी और पार्लियामान के तकद्दुस में फ़र्क आज पड़ जाएगा। ये पार्लियामान को आप ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। ये शफकत महमूद ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन मुकदमों को अलहदा रखें, इससे पार्लियामान की तकरीब में इजाफा होगा अगर करप्ट लोग पकड़े जाएँ। सो ये ना कहें कि वो वाला है तो वो ना लगाएं, पर घूम फिर के ये है कि नजर आ रहा है कि ये आगे, हमारा ख्याल था कि ये गवर्नमेंट जब आएगी सारी तो ये गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ पीटीआई ठीक कर रही है कि इनको फोर फ्रंट, इनको जो आके ना आगे जाके इनको खेल रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस उनका अपने मुकदमात की डिफेंस की तरफ चला गया है, बजाय इसके कि वो अपोजिशन करते और हमारी भी हेल्प करते पीटीआई के ऊपर तनकीद करने में। फॉर एग्जाम्पल आज एक बड़ा छिछोरा पीटीआई की तरफ से काम हो रहा था कि हम ये बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छी एक्सरसाइज हुई है, कैबिनेट को बुलाया गया है और कैबिनेट से ये उनकी इत्तेसाब किया गया है कि उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक दो की सरजनिश होगी, बताया जाएगा इसने काम नहीं इसने किया। आज हमें ये बताया गया असेंबली के अंदर पीटीआई के गवर्नमेंट ने, आमिर डोगर साहब ने, कि प्राइम मिनिस्टर ने सबकी ही तारीफ की और सारे ही पास हो गए। मतलब ये सारे पास, या तो मुल्क के ये कहें कि जी मुल्क के सारे मसले हल हो गए हैं, सारी वजारतें ने A+ लिया है और उन्होंने मोरलेस ये कहा ये ऐसे नहीं होता, एक दो को B+ दे दें, एक आधा C में डाल दें, एक आधा D में डाल दें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी उन्होंने वो 20-20 मिनट में सारे वजीर पास कर दिए हैं और वो जो हम समझ रहे थे कि जी कुछ लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, हम कह देते हैं कई बार फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं समझ आ रही इंटीरियर में क्या हुआ, हमें नहीं समझ आ रही कि आपने पेट्रोलियम में जो है सरवर साहब जो है उमर अयूब अहमद से आज उन्होंने बहुत ही अच्छी, जो क्योंकि बिजली का मसला हर एक का मसला है, बिजली नहीं मिल रही, ऑलरेडी लोड शेडिंग शुरू हो गई है, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, इतनी तसल्ली बख्श जवाब दिए कि लग रहा था कि मेहनत की हुई है, कि इवन अपोजिशन लोगों ने थंपिंग की और शुक्रिया अदा किया कि इस तरह तसल्ली होती है अगर कोई वजीर जवाब दे। मगर सरवर खान साहब जो है ना उनको गैस वो नहीं है, ये ज्यादती ये की है कि एनर्जी का मिनिस्टर जो है ना उमर अयूब साहब हैं, मगर उसका एक विंग पेट्रोलियम है, एनर्जी के नीचे एक पावर है एक पेट्रोलियम है। जब इनका दिल करता है तो एक मिनिस्ट्री के 3 कर देते हैं, जब दिल करता है 3 की 1 कर देते हैं। मकसद ये होना चाहिए कि काम बेहतर हो, मगर यहाँ अब मैं समझता हूँ पेट्रोलियम को अलहदा करके जो है बिल्कुल वो अपनी दुकान चला रहे हैं। एनर्जी में ठीक है आप फायर फाइटिंग हो रही है कि जी यहाँ पे ट्रांसफार्मर ठीक नहीं है, यहाँ पे मीटर ठीक नहीं है, पर हमें पॉलिसी चाहिए कि नज़र आ रहा है कि वो पॉलिसी अभी तक नहीं पता कि एनर्जी की पॉलिसी है क्या। ये आप छोटे चंक्स छोड़ के आपने बड़ा ये जो गैस चोरी का और ये जो डिस्कोज हैं इनको कैसे ठीक करना है, आउटसोर्स करना है, क्या करना है, वो पॉलिसी अभी नहीं आई। मगर ओवरऑल जो है आज ये मैं कहूँगा कि उमर अयूब साहब की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। एंड लास्टली मुराद सईद जो है अगेन कुछ लोगों की जो तारीफें हुई हैं
उन्होंने भी आज अपना जो है ना बताया है कि मैं कम्युनिकेशन के अंदर 2-4 चीज़ें जो कर रहा हूँ उससे फ़र्क डाल रहा हूँ। वो अलहदा बात करेंगे, लंबी बात है कि मोटरवेज़ के ऊपर जो है ना जो ये सर्विस एरियाज़ हैं उनके ऊपर जो डबल टैक्सेशन हो गई है कि बाहर आप लें 100 रुपए की चीज़ है वहाँ 200 रुपए की मिलती है, उससे कौन पैसे कमा रहा है ये हम स्टोरी किस दिन करेंगे। अभी जरा ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पीटीआई की हुकूमत रोजगार देने की बजाय आखिरी रोजगार छीनने की जानिब क्यों लग चुकी है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इसकी डिटेल भी बताएंगे और खासतौर पर बैरिस्टर फाहद मलिक कत्ल केस से मुतालिक भी अहम डिटेल्स हैं वो भी शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, अब कुछ हम बात करेंगे सहाफ़ी जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब यकीनी तौर पर इज्जत के काबिल हैं। वो अरबों रुपए जो लूटते हैं, नैब उनको तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाता है, मगर एक सीनियर सहाफ़ी के इज्जतदार लोगों को किस तरह से वो ट्रीट करता है। वैसे बड़ा ये था, मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि बड़ा एक तरह की शॉकिंग बात थी। मैं वैसे पिछले हफ्ते मैं और अरशद शरीफ और अनवर बेग वैसे जाकर मिले थे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से अडियाला जेल में, जस्ट टू गेट ही साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि सारी चीज़ें आ रही थी, वन साइडेड आ रही थी, FIA की भी, अदालत में भी चीज़ों की। तो एक तो उन्होंने उस पर हमने पूछा जी आप यहाँ से वो हुए थे मफरूर का जो आपका आ रहा था, उन्होंने ये बताया कि उस दिन बड़ा रश था, तो मैं यहाँ से अपनी हाज़िरी लगवा के वहाँ पे उसके रीडर के पास रजिस्टर्ड होते बाकायदा जाके मैं वहाँ से नीचे गाड़ी में बैठ गया। तो इतनी देर में जनाब उस दिन नवाज शरीफ साहब को भी केस था, बाबर रहमान साहब भी थे, बाकी भी उन्होंने 3-4 गिनवाए। तो वो कहते हैं इतना रश था तो मैं जाकर नीचे गाड़ी में बैठ गया। तो इतनी देर में जज साहब है जैसे होता है तो नहीं थे, उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने जनाब ये कैंसिल कर दिया। एक तो ये था। दूसरा उनका ये कहना था इतना बड़ा केस नहीं था, मैंने इसको सीरियस नहीं लिया कि शुरू में तो मैंने बिल्कुल वो किया कि मतलब है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं 2.5-3 करोड़ रुपए के मैंने ये किए हैं या मैंने इस तरह के किए। तो वो कहते हैं कि जब मैंने आके इस केस को सीरियसली मुझे टेकअप करना चाहिए था उनके ख्याल में। दूसरा ये कहते हैं मुझे मैसेजेस भेजे गए थे इसाक डार के दौर में, उस वक्त उन्होंने केस आके रिओपन करके इनको शामिल किया इस केस में, जब ये डार साहब पे बड़े सख्त गुफ्तगू कर रहे थे, आपको याद हो आके शायद महसूस साहब वैसे सब पे कर रहे थे सारी चीज़ों में। सब वो ये समझते हैं कि उनको वहाँ पे फंसाने में इसके पीछे हाथ जो बड़ा जो है ना वो उसमें ये उस वक्त की नवाज शरीफ हुकूमत जो थी उनका भी है। अभी भी जो रिपोर्ट्स जो अभी आ रही हैं जो उनको जो बता रहे थे कि FIA ने भी अपनी रिपोर्ट में इनको क्लियर किया कि इनके डायरेक्ट कोई उनके साथ कोई वो नहीं आ रहे, कोई वो जो ये उस वक्त ट्रांजैक्शन हुई थी 3.5 करोड़ व्हाट्सएवर की हुई थी, तो FIA की रिपोर्ट इस तरह की आ रही। खैर वो अदालत का केस है, हम उसके मेरिट डिमेरिट पे अभी हम उस पर नहीं जाते, कोई जजमेंट हम नहीं दे रहे। आज ये जो हमने देखी है कल की है, मेरा ख्याल है इसकी जो वीडियो आई है ये इसलिए भी है कि अब डॉक्टर शाहिद मसूद से कोई हमें 1001 ये प्रॉब्लम हो सकता है, हमने शो भी किए थे, उनके खिलाफ भी बातें की हैं, चीज़ें की हैं। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई ना उन पे अभी कोई साबित हो गया है, ना उन्होंने कोई ना खुदा ना खास्ता कोई इस पे कत्ल किए हैं, ना उन्होंने अभी कोई अदालत के उनके खिलाफ फैसले आ गए। जिनके खिलाफ फैसले आए हैं, मतलब शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले आमिर साहब, किसी को जरूरत नहीं हुई, नैब को जरूरत नहीं हुई कि वो जाके उनको बुला लेता, वहाँ पे पेश नहीं हुए। जब इन पे ये केस आया नैब की टीम बैठी रही है वहाँ पे पूरा दिन, ये लाहौर में 2 दिन, शरीफ खानदान को कहा कि बयान रिकॉर्ड करो, बयान रिकॉर्ड करवाने में नैब और FIA को जरूरत नहीं उनको जाके उनको टच करें। ऐसे हमने बाकी केसेस में देखा है। अभी हम शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, गाड़ियों का पूरा प्रोटोकॉल जाता है, वो वहाँ पर ठहर रहे हैं सब मिनिस्टर इनक्लेव में। सवाल यह है कि अगर ला के तहत हथकड़ी लगा के डॉक्टर शाहिद मसूद को पेश करना, चलो जी मान लेते हैं बड़ा अच्छा नेक काम किया आपने, फेयर इनफ, तो जनाब बाकियों के साथ ये हमने ये सलूक क्यों नहीं देखते? फिर शहबाज शरीफ साहब भी हथकड़ी में पेश हों, फिर नवाज शरीफ साहब भी पेश होते, इसके बाद बाकी हमने देखे कल परसों देखे बाकी लोग थे। अब ये देखें, अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब गए थे FIA के पास, वहाँ पे उसमें और लोग हैं, वहाँ तो FIA को जरूरत नहीं होती। हम ये कहते हैं कि जेल से भी जिसको लाया जाता है, शहबाज शरीफ साहब रोज फॉर एग्जांपल आते हैं, या इवन सरकारी मुलाजिम जो हैं, जो हातिमा ये जो पकड़े गए, उसमें उनको भी लाया जरूर गया, हथकड़ी किसी को नहीं लगी। ये सिर्फ डॉक्टर शाहिद को की। मुझे लगता है कि डॉक्टर शाहिद मसूद से कोई बहुत ताकतवर लोग नाराज हो गए हैं, मतलब उनके व्यू से हमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमें भी बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन जिस तरह की परेड करवाई गई और जिस तरह का उनको पेश किया गया है, दैट्स वेरी, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जिस तरह का उन्होंने काम किया हम एक्सपेक्ट नहीं कर जाए, तो फिर सबके साथ करते ना कि उन पे अभी ला नहीं, उन पे हथकड़ी के असूल वजह कर लें कि किसको लगनी है, या सबको लगे या किसी को ना लगे, बस वो आमिर साहब उन्होंने कर दी हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ी लगी, बाकी किसी को यहाँ जो है वो प्रोफेसरों पे लग गई थी और क़यामत आ गई थी। हालांकि जो सरगोदा में जो चार्जेस थे वो बड़े संगीन चार्जेस थे,
मगर उसके बावजूद आ गया कि जी देखें प्रोफेसरों पे लग गई। तो ये जैसे कैसे भी हैं, इन पे इतराज़ात हमें भी हैं, बड़े लोगों को हो सकते हैं जो है उस पर, मगर ये हथकड़ी जो है सिर्फ इन्हीं को क्यों लगी है, इन्हीं को ही क्यों लग रही है? एफआईए ने मेरा ख्याल है वो किया है, इन ओवर स्टेपिंग किया है। वैसे बड़े शेर बनते हैं लेकिन आगे कोई ताकतवर आ जाए तो ये एफआईए भीगी बिल्ली बन के बैठी होती है। तो डॉक्टर क्योंकि हथकड़ी वहाँ जनरली लगाई जाने का होता है कि जहाँ अंदेशा हो गई आदमी दौड़ जाएगा जो है। ये शायद मकसूद साहब इन्होंने बेचारे कहाँ दौड़ के जाना, फरार होना था। क्लासेस साहब आपने लॉ की बात की थी, तो लॉ से रिलेटेड बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस को भी डिस्कस करना बेहद जरूरी है। आमिर साहब आज बड़ा एक अजीब काम हुआ है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत हैं कि फहद मलिक का आपको पता होगा यहाँ पे दो ढाई साल पहले कत्ल हुआ था, यहाँ पे बाकायदा पूरे बहुत सारे आई विटनेसेस की मौजूदगी में हुआ था और उसके आई विटनेसेस भी थे, सब कुछ था। उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के आर्डर थे कि डे टू डे बुनियादों पे एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है इसका केस का फैसला करे। अब उन्होंने अपना गवाह पेश करना था वहाँ पे आज। जरा देखें सी कि पावरफुल लोग कैसे क्लाउड इस्तेमाल करते। और इस्लामाबाद पुलिस ने जब इनके यहाँ पे फहद मलिक की फैमिली ने अब ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जब हम इनको पेश करने के लिए वहाँ पे आ रहे थे, इनके गवाह जो हैं जो आईनी इनके शहद हैं, उसी वक्त ही ये इस्लामाबाद पुलिस के जनाब एक इनके SHO साहब हैं, उनका नाम जमशेद है, इनके DSP साहब हैं, उनका नाम हकीम ये रज़ाक है, और एक SP लियाकत नियाजी साहब हैं। अब इनके लवाकिन इन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जाके पुलिस ली और साथ में इससे पहले कि वो जाके उनको यहाँ पे अपनी गवाही देता, इन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके थाने ले गए जहाँ पे कुकड़ों की और कुत्तों की लड़ाइयाँ चल रही थी। ये भी थाना रमना की ये कहानी भी आ रही है, तो कुत्तों की और वहाँ पे मुर्गों की लड़ाइयाँ भी होती हैं, वहाँ पे वो हो रही थी। इनको उठा के ले गए। इसके बाद जो लवाकिन है उन्होंने बड़ा इस पर शदीद आके एहतजाज किया कि जनाब ये आपने क्या किया। इस्लामाबाद पुलिस पहले तो बुकरी गई आमिर साहब कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। मैं आपको वो वर्जन बाद में सुनाता हूँ कि उनकी दीदा दलेरी देखे वैसे इस्लामाबाद पुलिस के। हम ऐसे ही कहते थे आमिर जुल्फ़िकार साहब माशाल्लाह ये GC के पढ़े हुए, हम तो बड़ी उम्मीदें लेके बैठे थे कि बड़ा अच्छा एक समझदार सेंसिबल पुलिस अफसर IG लगे इस्लामाबाद। अभी भी उनसे उम्मीदें हैं, शायद हो सकता है उनके इल्म में ना हो। मुझे अभी बताया गया है कि अभी ये शायद आपकी इस इंक्वायरीज के बाद इनकी इंक्वायरी लग गई है। अब क्या है ना, उसकी वजह बताता हूँ कि ये अब इनको क्यों दौड़े लगे इस्लामाबाद पुलिस को। इतना बड़ा वाकया क्या है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने जाके उसी केस के मेन गवाह को उठा लिया है कि उसको गवाही नहीं देने दी और पर्चे डाल दिया उस पर। खैर ज़रा इमरान खान साहब जो हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है आपकी यहाँ पे ये जो आपकी इस्लामाबाद पुलिस है, इन्हीं के नीचे है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्ट इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान जब ये कत्ल हुआ था फहद का, तो फहद जो हैं इनके घर गए थे इमरान खान साहब कंडोलेंसेस के लिए। बहुत बड़ा वाक़या था इस्लामाबाद का, पूरे के पूरे लोग यहाँ दहल के रह गए थे। इमरान खान ने उस वक्त एज एन अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से क्या डिमांड की थी और इस केस पे क्या कहा था फहद मलिक के ये कत्ल पे, जरा वो सुनाएं। वापस है मैं बताऊं कि फिर आज उन्हीं की पुलिस ने एक मरकजी जो उनका गवाह था उसको उठा के कैसे गायब कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। अब कहते हैं हम इंक्वायरीज कर रहे हैं। शाम को हमें ये अब बताया कि हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। जब हमने फ़ोन करके उनका वर्जन लेने की कोशिश की तो फ़ौरन उन्होंने कहा जनाब कि कागजी कार्रवाई करो, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि गवाह को कैसे पकड़ा गया। ज़रा इमरान खान साहब का पोजीशन लीडर के तौर पर फहद मलिक के घर जो उन्होंने जाके उन्होंने कंडोलेंसेज के वक्त उन्होंने जो बयान दिए थे, जरा कौम को सुनाएं। जी प्रोड्यूसर वो सुनाएंगे। नवाज शरीफ गवर्नमेंट का टेस्ट है। बताएं कि दिन दिहाड़े एक कैपिटल में कत्ल होता है, एक बेकसूर एक नौजवान को बैरिस्टर को मार देते हैं, तो वो तो अच्छी फैमिली से है, उसके पास तो पीछे कोई बैकिंग है। आम आदमी से क्या होता हो, या ताकतवर माफियाज हैं, इनको पता है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, बेलें हो जाती हैं, जबकि दिन दिहाड़े कत्ल करके किसकी बेल होती है ऐसे। तो मैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है। कैपिटल के अंदर इस तरह का कत्ल हुआ, सबको पता है, सबने देखा, इसमें किसी को शक नहीं है कि कौन था, सबने देखा। ये जरा याद दहानी करा अब ये इमरान खान साहब ने खुद ये फरमाया था। आज इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का उनके पास चार्ज है। उन्हीं की इस्लामाबाद पुलिस ने इसी केस में मेन जो गवाह था सर, उसको अदालत में एंटर होने से पहले उठा के गिरफ्तार करके गायब कर दिया है, उनकी गवाही नहीं देने। अब इस पर इमरान खान साहब क्या एक्शन लेते हैं, मेरा ख्याल इनको लेना चाहिए, बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि अगर इन्होंने ये चीज़ें खुद मान रहे हैं कि अब इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने आमिर साहब इनसे रब्ते करने की कोशिश की कि वर्जन लिया जाए। जब हमारे यहाँ पे राना अशरफ साहब जो हैं जो रिपोर्टिंग भी करते हैं, मल्टी यहाँ टास्किंग मैंने अपनी टीम को लगाई हुई है, उन्होंने जब किया तो उनके साथ DSP साहब जो हैं ये हकीम रज़ाक साहब, उन्होंने बदतमीज़ी फरमाई सर, अच्छी खासी। अब DSP वैसे आपको पता है इसी काम के लिए रखे जाते हैं किसी महकमे में कि कितनी किसके साथ अब्यूज़ ऑफ पावर कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की उनके साथ। हम इसलिए बता रहे हैं कि जर्नलिज्म काम बड़ा मुश्किल है। जब हम इन पावरफुल लोगों का वर्जन लेने की भी कोशिश करते हैं, कैसे आके स्ट्राइक करते हैं।
खैर उन्होंने किया जी आपको जरूरत कैसे हुई, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। खैर उसके बाद जनाब उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया, हमने कहा जी आईजी साहब से बात करें। आईजी साहब ने खुद बात नहीं की, बड़े आदमी साहब ज़रा आमिर जुल्फ़कार साहब जो हैं उनके 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 वो जो थे वहाँ पे उनके PRO उन्होंने अपना वर्जन दिया और उनसे भी जाके मकतूल की फैमिली वैसे मिली थी कि जनाब आपकी पुलिस ने ये काम किया, तो बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए कि मैं कुछ इस पर एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। एक्शन उन्होंने भी नहीं लिया। वैसे उस गवाह को उन्होंने शाम तक छोड़ दिया जब ये रोला पड़ना शुरू किया। इसके बाद जनाब उनसे बात हुई जो है इनके वकारुद्दीन सैयद साहब SSP ऑपरेशन है, उन्होंने अभी फ़ोन करके बताया, जब इंट्रो सुना है ना उन्होंने हमारे प्रोग्राम का, तो दरमियान में हमें आके बताया कि फ़ोन आया था उनका, सर जी हमने जल्दी इंक्वायरी आर्डर कर दी है, क्योंकि इमरान खान साहब का आ रहा है ना दरमियान में, खान साहब उसमें थे। अब वो ये कहते हैं कि SP की सरबराही में पुलिस फाहद मलिक की कत्ल केस के गवाह की गिरफ्तारी की इंक्वायरी करेगी, और वो ये फरमाते हैं खालिद अवान साहब जो हैं कि फाहद मलिक केस के गवाह मलिक तारिक जो है ना मुकदमे में नामजद थे, तो उनकी गिरफ्तारी उसी दिन होनी थी जिस दिन उसने अदालत में जाके पेश होना था। तो इमरान खान साहब के लिए टेस्ट है सर कि आप तो कहते हैं ना बड़े लोगों का, क्योंकि नवाज शरीफ दौर के बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, बड़े लोग नहीं गिरफ्तार हो सकते, नहीं पकड़े जा सकते। सर यहाँ पे इनके SHO जमशेद रमना के हैं जो है उसके थाने के रमना साहब, जमशेद साहब इसमें शामिल थे, इसमें DSP हकीम ये आपके रजाक साहब थे, लियाकत नियाजी साहब का नाम आ रहा है, ऊपर से हाई अप्स ये फरमाते हैं जी हम अब रात को इंक्वायरी कर रहे हैं, लेट्स सी कि ये जो इंसाफ है जस्टिस है खान साहब के दौर में कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल है। ये अब जरा इमरान खान साहब के कल वाले स्टेप्स का देख लेते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या करती है। ठीक है, आपने खान साहब की बात की, खान साहब से बात को आगे लेके चले जाते हैं। क्लासा साहब, खान साहब ने तो कहा था कि हुकूमत मिलेगी तो रोजगार फराहम करेंगे, नौजवानों को यहाँ बेरोजगारी खत्म करेंगे, मगर ये तो खुद ही बेरोजगारी करने पर एक हमने शुरू में बड़ा अप्रिशिएट किया था, अच्छी चीजें हो रही थी, लेकिन पता ये चला कि हर अच्छी चीज पाकिस्तान में आमिर साहब वो ना डिजास्टर बन जाती है। अच्छा स्टेप पहले ये समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किए थे कि जितने भी यहाँ पे कोई ये रिहायशी इलाकों में ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ना इनको बाहर शिफ्ट करें। चलो भी अच्छा फैसला था, सारे खुश हो गए, उससे प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बहुत सारी गिर गई सर, अच्छा हुआ मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट का उनको घर लेने का चीज़ों के मौके मिल गए। अब हुआ क्या है, क्योंकि CDA आपको पता है ये ट्रबल मेकर हैं, ये उस फैसिलिटेटर नहीं है कि आप जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे वहाँ से घरों से, उनके ऑप्शन क्या है, कोई प्लान नहीं तैयार किया, कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं की। इन्होंने सीधा काम किया जी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हर घर पे जाके, हर स्कूल पे जाके, हर जो भी था इन्होंने ताले लगाना शुरू कर दिया। सर एक तो बेरोजगारी होना ये चाहिए था, इनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए था कि ये जो निकलेंगे यहाँ से वो तो किराए के घरों में रह रहे हैं ना सारे, इनको हमने जाके प्रॉपर वहाँ पे जगह कहाँ पे देनी है, कोई आप उनके लिए, कोई स्कूलों के लिए, कोई कमर्शियल एक्टिविटी, सबको कहते हैं अब इस ब्लू एरिया, छोटा सा ब्लू एरिया सर ऑलरेडी इतनी ट्रैफिक हो चुकी है, बंदा जा नहीं सकता, और तो कोई है नहीं, इन्होंने कोई उनके लिए जगह नहीं रखी। उसके बाद वालदैन मिले, रोले डाले, स्कूलों को रुकवाया, खैर यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव को निकाला, वो तो ठीक किया इन्होंने कि उनका अपना है यहाँ पे। अब जो रिसेंट एक नया मसला बना है वो है गेस्ट हाउसेज का। इस्लामाबाद में आमिर साहब कुछ 86 गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उस पर लोगों को अपनी कंप्लेंट्स भी रहते हैं, उस पर बात करते हैं। अब इसमें 10,000 लोग इसमें नौकरी करते हैं आमिर साहब, और जो मुझे थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी हुई है, आपको पता है मैं मकामी लोगों के एम्पावरमेंट का बड़ा मैं कहल हूँ, इन गेस्ट हाउसेज में जो हमें बताया कि हमारी बात हुई है उनके एसोसिएशन के सेक्रेटरीज वगैरह से, सारे लोग जो हैं जो 10,000 हैं बाहर से तो नहीं है नौकरी करने, कोई कश्मीर से आया हुआ है सर, कोई एबटाबाद से आया हुआ है, कोई मरी से आया हुआ है, कोई पोठोहारी है, लोकल हैं सारे। अब 10,000 वो ये कहते हैं कि जनाब आप जो हैं सारे के सारे यहाँ से शिफ्ट हूँ, इनको निकालें यहाँ से। इन्होंने जाकर नोटिस सर्व करने शुरू कर दिए। वो ये कह रहे थे कि जनाब आप जैसे दीगर चीज़ों को रेगुलाइज किया है, जैसे इन्होंने मास्टर प्लान में दीगर चीज़ें रेगुलाइज किए हैं, हमें आप ऐसे करें, हमारे ऊपर वो फाइन वो कर दें, हमसे पैसे ले लें कि आप इसको रेगुलाइज करें, आप जो आपके कोई बाई लॉज है वो बने, ऑल्टरनेट जगह दें, क्योंकि ये इनके कुछ ये अच्छे पर्पस सर्व करते हैं कि इस्लामाबाद में अकोमोडेशन नहीं मिलती, बेताशा आदमी है जो कैपिटल में आता है वो सारे बड़े होटलों में नहीं रह सकते, और होटलिंग का बहुत बड़ा इशू है। तो इनको ऑल्टरनेट जगह दें, ऑल्टरनेट स्ट्रीट्स करें, जिससे ये शहर के लिए न्यूसेंस भी ना बने, क्योंकि गली महलों में जब आ जाते हैं तो इनकी वजह से लोग बहुत रेजिडेंशियल एरिया में तंग है, और ये जनरली एक असूल है कि रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मगर इनको ऑल्टरनेट्स की क्रिएट करें, रेगुलराइज करें, इनको जगह दें कि इनको कहाँ करना है, ताकि दोनों साइड्स की कवर हो जाए, जरूरियात भी हो। एक वीडियो चल रही है, जरा जुल्म की हद देखें, ये इंसानियत है, मतलब CDA वालों को देखें, एक गेस्ट हाउस पे गए हैं उसको बंद करने के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट का एक मरीज जो है वो उन्होंने वहाँ कमरा लेके रखा हुआ था, जो फैमिली, अच्छा ये सस्ते पड़ते हैं, 3,000-4,000 में कमरा पड़ता है, आपको बड़े होटल जो हैं तो 30-35,000 से कम नहीं। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल नहीं होते, लोग गरीब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ होटल पिंडी बहुत दूर है, इस्लामाबाद पिम्स में फॉर एग्जांपल आ गए हैं, यहाँ पे पोली क्लिनिक के आ गए हैं, तो लोगों को कहाँ ठहराएं? आमिर साहब ये सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़े महंगे होटलों में, ब्लू एरिया के होटल बहुत महंगे हैं। ये देख लें सर, ये देख लें, उन्होंने स्ट्रेचर पे उठाया, ये देखें, ये लिवर ट्रांसप्लांट का बंदा जो इस्लामाबाद ठहरा गेस्ट हाउस में, इतनी लोगों में
एहसास नहीं है कि यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं, जॉब्स हैं। चलो बाकी छोड़ें, उन्होंने बंदा उठा के स्ट्रेचर पे उठा के बैर फेंके जनाब अपना बंदा पकड़े ले जाएं, जनाब इनको रेगुलाइज करवाएं, या आमिर ने जैसे कहा है कोई एक मखसूस इलाका सेक्टर जो है वहां पे इनको कुछ जगह दी जाए। ब्लू एरिया गिरा देना चाहिए और नया बनाना चाहिए। 60 साल पहले बनाया गया था, ये बड़ी बुरी अकोमोडेशन है, वहां पार्किंग नहीं है, पूरा ब्लू एरिया रुका होता है, पूरा इस्लामाबाद उसकी वजह से स्टैकअप है। ये बड़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, ये नई सारी गिरा के बनाई जानी है ताकि पार्किंग और ये तमाम कमर्शियल एक्टिविटी उसको तमाम चीजों को अकोमोडेट कर सके। देने की बेहद जरूरत है। मगर जाने से पहले ये भी बता दें कि यूके में 92 न्यूज की ट्रांसमिशन का आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 92 न्यूज अपने देखने वालों के लिए, यूके के तमाम नाज़रीन के लिए हमेशा इसी तरह से खबरों और स्कैंडल्स को ब्रेक करने का सिलसिला भी जारी रखेगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।